टकेज़ो आंसर करता है। वो कहता है, मैंने यही सोच के तो घर छोड़ा था कि अब मैं कभी वापस नहीं मुड़ने वाला, और आज इस दिन से मैं हूँ एक आवारा। हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है वैगाबॉन्ड मांगा के पार्ट 2 में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक कवर किया था, तो आज हम चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 10 तक कवर करने वाले हैं। अब लास्ट पार्ट में टकेज़ो और माताहाची अपने फो सूजिका से टेन्मा से निपटने के बाद वापस ओको के रेजिडेंस पर पहुंचते हैं। अब वहां पहुंच के इनके गले अलग सूख जाते हैं, ये जान के कि अब कोई सूजिका से कोहे भी इनके पीछे पड़ी है। आई गेस इतना काफी होगा रिकैप के लिए। और हाँ, ये सेकंड पार्ट को लाने में इतना डिले करने के लिए मैं माफी मांगता हूँ। वैसे पिछले वीडियो पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिखाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। पिछली वीडियो में 700 प्लस व्यूज आए हैं और काफी सब्सक्राइबर में भी ब्रेक थ्रू मिला है, तो इसके लिए थैंक्स। तो हाँ, अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चैप्टर शुरू होता है रात के टाइम से। माताहाची यहाँ सो नहीं पा रहा था, उसको टेंशन खाई जा रही थी सूजिका से कोहे का सोच सोच के। पर फिर वो अपने आप को तसल्ली देता है कि उसने आज 17 साल की उम्र में पहली बार एक आदमी को मारा है। वो कहता है, अब मैं एक मर्द बन चुका हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो ओको से और भी मोहित होता जा रहा था। वो अब ओको से प्यार में ही पड़ गया था। सुबह होती है, टकेज़ो नदी किनारे कपड़े धो रहा होता है। माताहाची अपने पिछली रात के कुछ डिसीजंस को रिग्रेट करते हुए टकेज़ो से मियामोटो विलेज वापस चलने को कहता है। टकेज़ो कहता है, मियामोटो विलेज? माताहाची कहता है, हाँ, अब मुझे ओत्सु की याद आ रही है। टकेज़ो कहता है, ठीक है, फिर तुम चले जाओ। माताहाची हैरान होकर कहता है, तुम घर नहीं जा रहे क्या? टकेज़ो आंसर करता है। वो कहता है, मैंने यही सोच के तो घर छोड़ा था कि अब मैं कभी वापस नहीं मुड़ने वाला, और आज इस दिन से मैं हूँ एक आवारा। तभी टकेज़ो सूजिकासे की गैंग को आते हुए नोटिस करता है। टकेज़ो जब इसके बारे में बताता है तो अकेमी को चिंता होने लगती है। उसकी माँ अभी भी घर पर अकेली थी। इमिडिएटली टकेज़ो घर की तरफ जाने लगता है, साथ अकेमी भी जा रही होती है, पर टकेज़ो उसे वहीं रुकने के लिए कह देता है। फिर टकेज़ो के पीछे माताहाची भी जाने लगता है। यहाँ अकेमी टकेज़ो के साथ न जाने पर उदास हो गई थी। टकेज़ो घर पर पहुंचता है, वो सीधे घर के अंदर चला जाता है। माताहाची उसे चेतावनी देता तो है, पर टकेज़ो कुछ भी नहीं सुनता। अब जो डर था वही हुआ। टकेज़ो को सूजिकासे के बंदे घेर लेते हैं। टकेज़ो उनसे पूछता है, ओको कहाँ है? फिर एक बंदा कहता है, अच्छा, तो तूने ही बॉस को मारा था। टकेज़ो के ऊपर इनमें से एक अटैक कर देता है, पर टकेज़ो कैसे तो बचता है। यही माताहाची को रियलाइज होता है कि वो अभी तक बस खड़ा ही है। वो खुद से कहता है, टकेज़ो अभी फाइट कर रहा है, अगर मैं अभी भी लड़ाई से पीछे हटा तो सदा मुझे टकेज़ो की छाया में ही रहना पड़ेगा। मैं और टकेज़ो एक ही उम्र के हैं, एक ही विलेज से आते हैं, पर फिर भी मैं खुद को अपने दोस्त से कमजोर क्यों मानता हूँ? ठीक है, अब बहुत हुआ। अब 3 की गिनती पर मैं हमला कर रहा हूँ। 1, 2, 3। माताहाची काउंट करता तभी पीछे से ओको आ जाती है। ओको को देखकर माताहाची हैरान हो जाता है, पर वो खुश भी होता है क्योंकि ओको अभी भी सेफ है। ओको फिर पूछती है, टकेज़ो का क्या हुआ? सीन टकेज़ो का आता है। टकेज़ो यहाँ सूजिकासे गैंग के साथ ब्रूटल फाइट में एंगेज्ड था। टकेज़ो अकेले ही टेन्मा के सारे बंदों को काटे जा रहा था। वो ब्रूटली रूथलेसली एक एक को किल कर रहा था। टकेज़ो एक मॉन्स्टर की तरफ फाइट कर रहा था। ये देखकर सूजिकासे गैंग अब जान बचाकर भागने की फिराक में थी, पर उनका एक बंदा कहता है, एक साथ रहो, वो हमारा कट्ठे का सामना नहीं कर सकता। इसे केओस के बीच टकेज़ो ओको और माताहाची को आवाज लगाता है कि वो लोग अभी ठीक तो हैं। टकेज़ो चिल्लाता है कि अगर तुम लोग अभी भी जिंदा हो तो कुछ ना कुछ तो करो, पर टकेज़ो को कौन बताए कि ये दोनों अभी प्यार के पंछी बने हुए थे। यहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। फिर टकेज़ो बाकी के बंदों की भी ऐसी तैसी करने के बाद अब वापस जाने लगता है। जाते हुए रास्ते में उसे एक कंघी और कपड़े का टुकड़ा मिलता है। ये देखकर टकेज़ो काफी डिसअपॉइंट तो हो गया था, पर वो इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। टकेज़ो ने वैगाबॉन्ड यानी आवारा बनने का डिसाइड कर लिया था, पर वो पहले अपने गांव मियामोटो ही पहुंचता है। एक बच्चा जाकर ग्रैनी होनीडन को खबर देता है कि शिनमेन टकेज़ो गांव में वापस आया है। ग्रैनी सोचती, क्या माताहाची भी आया है? एक गांव का लड़का कहता है कि अब तो 1 साल से भी ऊपर हो गया है, आपको माताहाची के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। ग्रैनी गुस्सा हो जाती है। वो कहते हैं, टकेज़ो और माताहाची तो कट्ठे वॉर के लिए निकले थे, अगर टकेज़ो आया है तो मेरा माताहाची भी जरूर ही आया होगा। गांव के लोग चल जाते हैं टकेज़ो और माताहाची को खोजने। ग्रैनी होनीडन बैठे बैठे सोच रही थी कि मैं माताहाची को कभी नहीं भूलूंगी, काश वो अभी भी जिंदा हो। अगर टकेज़ो उसे वॉर में खींचकर ना ले गया होता तो अभी तक उसकी शादी भी हो चुकी होती। बस अब ये ना हो कि वो कमीना बिना माताहाची के ही विलेज में घुस गया है। तभी शिनमेन फैमिली के टकेज़ो को खोजते हुए कुछ अननोन सामुराइज विलेज में आ जाते हैं। ग्रैनी को ये लोग अनजान लगते हैं, तो वो उनका रास्ता रोक लेती है। ये सामुराइज ग्रैनी को बताते हैं कि हम टकेज़ो के पीछे हैं। ग्रैनी घबरा कर कहती है, क्या उसने कुछ गलत किया है? आगे से सामुराइज जवाब देते हैं कि वो हमारी प्रांत की सीमा तोड़कर भाग गया है, अब तक उसने हमारे 2 आदमी भी मार दिए हैं। ग्रैनी पूछती, क्या वो अकेला है? मेरा लड़का माताहाची भी साथ है क्या? जवाब नहीं में सुनने के बाद ग्रैनी टकेज़ो को और कोसने लगती है। अब टकेज़ो ना मिलने पर ये सारे सामुराइज वापस जा रहे होते हैं। ग्रैनी उनको कहती है, मुझे नहीं लगता तुम लोग टकेज़ो को इतनी आसानी से पकड़ पाओगे, क्या तुम एक बुढ़िया की सलाह लेना चाहोगे?
ये लोग आसानी से मान जाते हैं क्योंकि इनको दिन पे दिन हो गए थे, पर टकेजो उनके हाथ नहीं लगा था। ग्रैनी बताते वो तुम्हारी हाथ इतनी आसानी से नहीं आने वाला। उसने सिर्फ 13 साल की उम्र में एक मार्शल आर्टिस्ट को बुरी तरह पीट पीट के मार दिया था। हद तो तब पार हो गई जब उसने मेरे बेटे को भी वॉर में घसीट लिया। यहाँ मेरा बेटा तो नहीं बचा, पर वो कैसे बच गया। इतनी बात चल रही थी कि उनको एक और डेड बॉडी नजर आती है। इनको पता चल जाता है कि ये भी टकेजो का ही काम है। अब वो बॉडी अभी तक ठंडी नहीं पड़ी थी, इसका मतलब था कि टकेजो जरूर ही कहीं ना कहीं आसपास ही है। ओत्सु ये सब देखकर डरी ही हुई थी कि अचानक से टकेजो झाड़ियों से निकलता है और ओत्सु के सामने आ जाता है। टकेजो को ऐसी हालत में देखकर ओत्सु और ज्यादा डर जाती है। कुछ देर बाद ओत्सु को रियलाइज होता है कि ये टकेजो ही था। अब ये वाला पर्टिकुलर पार्ट देखो, मैं थोड़ा देर बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे को अभी काफी बुरी तरीके से खांसी जुकाम है, तो यहाँ से तुमको मेरी आवाज में काफी चेंज लगेगा, तो उसको इग्नोर करो और फिर आगे बढ़ते हैं। टकेजो वापस से जंगल में चला गया था। टकेजो वहीं कुछ एक्टिव विलेजर्स को भी नोटिस करता है। उसको लगता है विलेजर भी उसके पीछे ही हैं। वहीं से एक और विलेजर जा रहा होता है। टकेजो उसे रोककर कहता है माता हाची अभी भी जिंदा है, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरा ये मैसेज ग्रैनी और ओत्सु तक पहुंचा दो। तभी टकेजो नोटिस करता है गाँव वाले और पास आते जा रहे हैं। टकेजो उस बंदे से पूछता है कि ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं। बंदा हाँ में सिर हिलाता है। टकेजो पूछता है क्या किसी ने इन्हें ऑर्डर दिया है। जवाब फिर से हाँ में ही आता है। टकेजो फिर उसे एक पंच मार के कहता है ठीक है, तो अब मैं ये तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ, मेरा मैसेज पहुंचा देना। टकेजो मन ही मन सोचता है कि मैं इन्हें ये नहीं बता सकता कि माता हाची किसी दूसरी औरत के साथ बस गया है। फिर टकेजो लास्ट बार उस बंदे को समझाता है। वो कहता है ग्रैनी होनीडन और ओत्सु को ये बता देना कि माता हाची जिंदा है, पर वो मियामोटो विलेज अभी वापस नहीं आ रहा। फिर सीन ग्रैनी होनीडन का होता है। वो जो सामुराई थे, तो उनका लीडर अभी ग्रैनी होनीडन से बात कर रहा होता है। ग्रैनी बताती है कि मैं होनीडन माता हाची की माँ हूँ और मेरा नाम ओसुगी है। ग्रैनी कहने पर ओत्सु भी अपना नाम बताती है। अब ओत्सु की टोन देखकर ग्रैनी कहते हैं ओत्सु थोड़ा अच्छे से बताओ, पर यहाँ ओत्सु को उस चीफ का कैरेक्टर सही नहीं लग रहा था। ओत्सु के इस रिएक्शन से चीफ शॉक हो जाता है। ग्रैनी बताती ये मेरे बेटे की मंगेतर है और ये भी टकेजो से उतना ही बैर रखती है जितना मैं। अब इस बैर वाली बात पर ओत्सु सिंपली डिनाई कर देती है। ओत्सु का ये बिहेवियर और पहले तो ग्रैनी चीफ से माफी मांगती है। वो बताती है ओत्सु शुरू से ही एक अनाथ थी, तो इसको कोई ठीक से समझाने वाला नहीं था, इसलिए इसको ज्यादा मैनर्स का नहीं पता। ये बड़ी तो हो गई पर इसको अभी दुनिया का ज्यादा नहीं पता है। फिर ग्रैनी ओत्सु को समझाती है। वो ओत्सु से कहती है अगर तुम्हें होनीडन फैमिली का हिस्सा बनना है तो तुम्हें अब बड़ा होना पड़ेगा। अब रात हो चुकी थी। ग्रैनी अभी भी माता हाची की राह देख रही होती हैं। वो अभी भी अपने बेटे की सुरक्षा की कामना कर रही थी। तभी उनको बाहर टकेजो और माता हाची आए हुए दिखते हैं। ग्रैनी थोड़ी देर के लिए खुश हो जाती है, पर तभी पता चलता है ये तो बस एक वहम था। बाहर अकेला टकेजो ही आया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ शिपोजी टेम्पल में चीफ रुका हुआ था। चीफ, प्रीस्ट और ओत्सु ये तीनों यहाँ थे। चीफ प्रीस्ट को जाने के लिए कह देता है, ये कहते हुए कि उसको अब प्रीस्ट की यहाँ जरूरत नहीं है। फिर प्रीस्ट दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। अब चीफ ओत्सु से कहता है माता हाची बैटल फील्ड में ही मारा गया होगा। ये बात सुन के ओत्सु डर जाती है। चीफ कहता है कि लोग युद्ध में बड़ी आसानी से मारे जाते हैं। ये बात सुन के ओत्सु कहती है माता हाची टकेजो के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। चीफ कहता है ये टकेजो भी जल्दी मेरे आदमियों द्वारा मारा जाएगा। अब तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि माता हाची चल बसा है, तो कैसा होगा अब तुम और मैं। ये कहने के बाद वो ओत्सु से जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करता है। पहले तो ओत्सु डर जाती है, पर फिर वह चीफ के मुंह पर एक लात खींच के मारती है। वह गुस्से से कहती है मैं माता हाची की मंगेतर हूँ और होनीडन फैमिली की दुल्हन, ये सब पहले से डिसाइड हो चुका है। फिर ओत्सु चीफ के मुंह पर साके की बोतल फेंक देती है। अब इसके बाद ओत्सु टेम्पल से बाहर भाग जाती है। बाहर जाके वो माता हाची को याद करने लगती है। वो रोते रोते कहती है माता हाची तुम जल्दी से घर पर आ जाओ। ओत्सु अभी रो ही रही होती है, तो ये प्रीस्ट आकर उसे एक पत्र देता है। ये पत्र ओत्सु के लिए आया था। ओत्सु सोचने लगती है मुझ जैसे अनाथ को कौन ही पत्र भेजेगा। सीन यहाँ टकेजो का आता है। टकेजो ग्रैनी से कहता है ग्रैनी मैं ये बताने आया हूँ कि माता हाची। टकेजो बताना चालू ही करता है कि इतने में ग्रैनी टकेजो पर अटैक कर देती है। टकेजो जैसे तैसे बचता है। अब यहाँ ग्रैनी को लग रहा था कि टकेजो ये कहने आया है कि माता हाची मर चुका है, पर टकेजो ग्रैनी को समझाता है और बताता है कि माता हाची अभी भी जिंदा है। अब ग्रैनी को यहाँ यकीन नहीं हो रहा था कि माता हाची जिंदा है। वो खुश तो थी, पर फिर पूछती है कि ऐसा है तो माता हाची वापस क्यों नहीं आया। वो टकेजो से कहती है कि तू ही तो माता हाची को युद्ध में ले गया था, तू आ गया पर वो क्यों नहीं आया, कहाँ है माता हाची, और तेरी विलेज में घुसने की हिम्मत भी कैसे हुई। ग्रैनी बहुत देर तक टकेजो से यही बात करती है। फिर टकेजो हार मान के सच बता ही देता है। वो बताता है कि माता हाची अभी किसी दूसरी औरत के साथ किसी दूसरे शहर में रह रहा है। यहाँ दूसरी तरफ ओत्सु को जो पत्र मिला था वो उसे खोलती है। अब ये लेटर ओको की तरफ से था। ओको ने ये लिखा था मैं माता हाची की नई औरत हूँ, वो तुम्हारे ख्यालों से परेशान रहता है। ये सिचुएशन सबके लिए हानिकारक है, इसलिए मैं कहूंगी कि तुम माता हाची को भूल जाओ। मैं ओको। ओत्सु सोचती है कि ये ओको कौन है। वहीं वो पत्र आगे पढ़ती है। यहाँ से माता हाची ने लिखा था कि ओत्सु
ओत्सु, मुझे माफ करना, अब बस मेरे बारे में भूल जाओ और आगे हंसी खुशी जियो। ओत्सु रोने लग जाती है। वो रोते रोते सोचती है कि ये ओको कौन है और क्यों है। प्रीस्ट ओको को समझाने की कोशिश करता है पर ओको सेल्फ कंट्रोल खो देती है। वो इतना पागल हो गई थी कि अपना ही हाथ जोर से काट लेती है। वहीं ग्रैनी टकेजो की बात सुनकर उससे माफी मांगती है, उसे घर में इनवाइट करती है और फिर उससे कहती है तुम्हें भूख लगी होगी, पहले तुम जाकर नहा लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। अचानक से हृदय परिवर्तन देखकर टकेजो काफी सस्पिशियस हो रहा था। ग्रैनी कहती है आखिर तुम मेरे प्यारे बेटे के दोस्त ही तो हो। टकेजो अब नहाने चला गया था। अभी नहा ही रहा होता कि वो नोटिस करता बाहर बंदे हथियार लेकर खड़े हैं। अब यहाँ ये सब ग्रैनी द्वारा बिछाया गया एक ट्रैप है। उसका शुरू से ही प्लान था टकेजो को कैप्चर करना। यही वो चीफ भागने के सारे रास्ते बंद करवाने लगता है। ये सब देखकर टकेजो जल्दी से बाहर आ जाता है, हालांकि वो अभी नेकेड ही था। टकेजो ग्रैनी से कहता है ग्रैनी तो ये तुम्हारा ट्रैप था। ग्रैनी कहती है टकेजो लड़ने की कोशिश बेकार है, चुपचाप हार मान लो, सारे गांव वाले यही चाहते हैं, वैसे भी इस गांव का तेरे जैसे उपद्रवी की जरूरत नहीं है, तू एक राक्षस है। तभी सारे लोग हमला कर देते हैं। टकेजो पहले बंदे की तो आते ही ऐसी तैसी कर देता है। ये देखकर सारे हैरान हो गए थे। टकेजो सबसे कहता है कायरो, अगर तुम लोग मेरी तरफ आ रहे हो तो मुझे मारने का इरादा करके आओ, पर हाँ अगर तुम मुझे मारने का प्रयत्न करोगे उससे पहले मैं ही तुम्हें मार डालूंगा। सीन वापस से ओत्सु की तरफ आता है। ओत्सु दुखी होकर माता हाची को और कोसने लगती है। वो माता हाची को कुत्ता, कमीना, धोखेबाज, हरामी सब कहती है। अब खैर माता हाची का काम था ही गालियां खाने लायक। तो एपिसोड यहीं क्लोज होता है और यहाँ मांगा का वॉल्यूम 1 भी खत्म हो जाता है। तो अब यहाँ से स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, बस वेट करो नेक्स्ट पार्ट का। और हाँ इस वीडियो में वॉइस भी थोड़ी खराब हो गई क्योंकि मैंने वॉइस में इनहांसमेंट वाला फीचर लगा दिया था, ये सोच के कि अच्छा लगेगा, पर अब वो और खराब लग रहा है। और हाँ इस वीडियो में थोड़ी स्क्रिप्ट भी खराब सी लग रही है, पर बिलीव मी नेक्स्ट पार्ट में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। I mean, इस पार्ट से तो बढ़िया ही है। और हाँ इस वाले पार्ट में तुमने इंट्रो भी नहीं देखा। अब उसका रीजन ये है कि तो पिछले वीडियो मैंने जो इतना अच्छा वाला इंट्रो लगाया था, हाँ तो उसके ऊपर कॉपीराइट आ गया था उसके म्यूजिक के ऊपर, और अब मैं इतना लेजी हूँ कि मेरा दोबारा इंट्रो बनाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा ऐसे ही फिर बिना इंट्रो के नेक्स्ट वीडियो डाल देते हैं। और हाँ तुमको आगे भी वीडियोस में शायद ही इंट्रो देखने को मिलेंगे। तो हाँ बाकी ये वाला पार्ट कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में बता देना। और अब मैं चला।